हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा। आज हम देखने जा रहे हैं क्लास 8 हिंदी व्याकरण का हमारा टॉपिक है विशेषण। लेकिन इसको समझाने और सब कुछ बताने से पहले आपको ये बता सकते हैं कि आपके लिए एक बहुत ही अच्छी चीज़ मैग्नेट ब्रेन्स द्वारा शुरू कर दी गई है, वो है अद्भुत बैच। इसको ज्वाइन करिए और अपनी पढ़ाई जो है वो बहुत आसान और बहुत अच्छे से सरल तरीके से आप इसको कर सकते हैं। अभी अद्भुत बैच जो है वो कैसे हम ज्वाइन कर सकते हैं, इसमें क्या क्या पढ़ाया जाएगा, कैसे कैसे होगा, ये सारी जानकारी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक के जरिए दी गई है। उस लिंक को जब आप क्लिक करेंगे तो उसके अंदर एक फॉर्म है, उस फॉर्म को आप फिल करिए और जल्द से जल्द आप तक पूरी जानकारी पहुंच जाएगी। इसके अलावा आपको एक नीचे नंबर भी फ्लैश हो रहा है, उस पर भी आप कॉल करके सारी जानकारी ले सकते हैं। तो जल्द से जल्द अद्भुत बैच का हिस्सा बनिए और अपनी पढ़ाई को अच्छे से अच्छा करिए। तो आज आते हैं आज के वीडियो पर। आज का हमारा वीडियो जो है वो है क्लास 8 के लिए। क्लास 8 का मैं आजकल आपको हिंदी व्याकरण पढ़ा रही हूँ और हिंदी व्याकरण में जो है वो हम करने जा रहे हैं। आज नया टॉपिक है विशेषण। विशेषण यानी कि एडजेक्टिव, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को बताता है। तो आज हम इसको पूरी तरीके से जानने वाले हैं, इनकी अवस्थाओं को, इनकी भेद को, कैसे कैसे इनको हम पहचान सकते हैं, कैसे किस जगह पर हम लगा सकते हैं, सभी कुछ आज हम देखने वाले हैं। चलिए शुरू करें। विशेषण का अर्थ एवं परिभाषा। अब ध्यान दीजिए, कुछ आपके पास पहले वाक्य आए हैं, पहले इनको हम देखेंगे। नीचे लिखे वाक्यों के रेखांकित शब्दों पर ध्यान दीजिए। अब नीचे कुछ वाक्य लिखे हुए हैं और कुछ इनके रेखांकित शब्द भी हैं, इनको आपको ध्यान देना है। अब क्या है, चलिए इनको देख लेते हैं हम। सबसे पहले हमारे पास में आ रहा है, मैं ठंडा पानी पीना चाहता हूँ। अंडरलाइन वर्ड है ठंडा। बस में 10 आदमी हैं। गोपाल मेरा भाई है। लोटे में कुछ पानी है, वह बेचारा रो रहा है। अब ये अंडरलाइन वर्ड्स तो हैं, पर इनके बारे में हमको क्यों बोला गया है कि इन्हें ध्यान देना है। उपरोक्त वाक्यों में क्रमशः ठंडा, 10, मेरा, कुछ और बेचारा शब्द संज्ञा शब्दों की विशेषता बता रहे हैं। अच्छा ठीक है, कुछ शब्द तक, खाली यहां तक आप ध्यान दीजिएगा। ये क्या है, संज्ञा शब्दों की विशेषता बता रहे हैं। वाक्य नंबर 5 कौन सा है, वाक्य नंबर 5 में बेचारा शब्द सर्वनाम शब्द वह की विशेषता बता रहा है। अब कैसे है, जैसे जो भी संज्ञा शब्द होते हैं, हम जब कोई भी वाक्य बोलते हैं तो उसमें कोई ना कोई संज्ञा या सर्वनाम शब्द होगा। ये एक अपने आप में अंडरस्टूड चीज होती है। अब उस पद में क्या क्वालिटी है, क्या गुण हैं, क्या दोष हैं, क्या अच्छाइयाँ हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो कुछ वाक्यों द्वारा बताई जाती है। कभी कभी उनकी क्वांटिटी कितनी है, कितनी क्वालिटी है, ये सारी चीज़ें भी हम इसी के ज़रिए जानते हैं। अब यहाँ पर आप ये देख रहे हैं कि पानी जो है वो संज्ञा शब्द है, इसकी विशेषता ठंडा बता रहा है। उसी तरह आदमी कितने हैं ये बात, ये 10 बता रहा है। भाई किसका है, मेरा है, ये बताया जा रहा है। पानी, लोटे में कुछ पानी है, इसकी क्वांटिटी बताई जा रही है। और दूसरा वह, यानी कि जो सर्वनाम शब्द है वो कैसा है, वो बेचारा है। तो इस तरीके से आपने यहाँ पर देखा कि कुछ संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता जो है कुछ शब्दों द्वारा बताई जाती है, और जिन शब्दों द्वारा बताई जाती है वही शब्द आपके क्या कहलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं। तो यहाँ पर ठंडा, 10, मेरा, कुछ और बेचारा, ये सभी शब्द क्या हैं, विशेषण हैं। क्यों, क्योंकि ये संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को बता रहे हैं। वो कैसे हैं, उनकी कितनी क्वांटिटी है, वो उनकी स्थिति क्या है, ये सारी चीज़ों के बारे में बताया जाता है। विशेषण का शाब्दिक अर्थ। अब जैसे हमने बताया कि अर्थ पढ़ रहे हैं, तो क्या है, विशेषण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। विशेषता उत्पन्न करने वाला या विशेषक, यानी कि जो किसी की विशेषता उत्पन्न करे, जिस शब्द के द्वारा हमें उसकी विशेषता का पता चले। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएं उसे विशेषण कहते हैं। तो समझ में आ गया, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताएं, निकाल के हमारे सामने रखें, वो विशेषण कहलाते हैं। अब परिभाषा क्या है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले पद या शब्द को विशेषण कहते हैं। तो ये तो आपकी परिभाषा हो गई। अब जैसे, अब जब भी आप परिभाषा दोगे तो आपको एग्जाम्पल के तौर पे उनके कुछ शब्द रखने पड़ेंगे। जैसे है ठंडा, 10, कुछ, गंभीर, विद्वान, भारतीय। तो ये सभी क्या हैं, ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो विशेषता को प्रकट करते हैं।
अब हमने ये तो देख लिया कि भाई विशेषण क्या होता है, लेकिन इसके अलावा विशेषण जो है अब आगे और भी है। क्या है भाई, देखिए विशेष्य क्या होता है। तो विशेषण हमने देख लिया क्या है, संज्ञा या सर्वनाम शब्द की जो विशेषता बताई जाती है वो शब्द विशेषण कहलाते हैं। अब आ गए हम विशेष्य पे, इसको जानना भी बहुत जरूरी है। क्या है, जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जा रही है उसे विशेष्य कहते हैं। हमने क्या बताया, संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता जो शब्द बताते हैं वो विशेषण कहलाते हैं। तो अब बचे जो वो संज्ञा और सर्वनाम शब्द हैं जिनकी विशेषता बताई जा रही है वो विशेष्य कहलाएंगे। अब इनको जरा देखिए, क्या है विशेषता, किससे हम बताते हैं, विशेषण से, और जिनकी विशेषता हो वो क्या होते हैं, विशेष। अब इनको ध्यान से यहां हम समझते हैं, जब हम एग्जाम्पल देखते हैं ना तो हमें समझ में आ जाता है। 40 चोर पकड़े गए। अब चोर की क्या विशेषता है कि वो 40 हैं। यह इमारत ऊंची है, इमारत की क्वालिटी क्या है कि वो ऊंची है। फिर क्या है, लाल फूल अच्छे लगते हैं, तो फूल के क्या है, वो लाल है। उसी तरह कच्चे फल मत खाओ, फल की क्या क्वालिटी है कि वो कच्चे हैं। अब ये हमने बता दिया, ये इसमें हमने बताया इन शब्दों की विशेषता बताई गई। अब ये जो आपके ब्लू में है, यानी कि जो हम सर्कल कर रहे हैं, इनको ध्यान दीजिएगा, जो शब्द हम सर्कल कर रहे हैं ये सभी क्या हैं, ये सभी जो हैं ये विशेषण शब्द हैं। क्या है ये, विशेषण शब्द। ओके, इन शब्दों के द्वारा हमें इन जो चोर है, इमारत है, फूल है, फल है, इन सब की क्वालिटी पता चल रही है। लेकिन अब जो अंडरलाइन वर्ड है, यानी कि चोर, इमारत, फूल और फल, ये सभी क्या है, ये है विशेष्य। यानी कि जिन शब्दों की विशेषता बताई जाए वो शब्द जो है विशेष्य कहलाते हैं। अब आप बोलोगे वो तो संज्ञा और सर्वनाम शब्द होते हैं। वो संज्ञा और सर्वनाम शब्द होते हैं, ये बिल्कुल सही है कि हम उनकी विशेषता बता रहे हैं, लेकिन जब हम विशेषता बताते हैं तो वही संज्ञा सर्वनाम शब्द क्या बन जाते हैं, विशेष्य बन जाते हैं। जैसे जैसे क्या होता है, जैसे मैंने बोला फूल, एक शब्द होता है फूल, इसको हम क्या कहते हैं, ये होता है शब्द। जब तक ये आजाद है तब तक ये शब्द है, लेकिन जैसे ही हमने बोला फूल गुलाबी है, ठीक है, फूल गुलाबी है, अब उसी वक्त ये फूल जो है क्या बन गया, ये बन जाता है पद। समझ में आया, जिस तरीके से जब आजाद रहता है तो वो शब्द रहता है और वाक्य में प्रयुक्त होते वही शब्द पद बन जाता है। उसी तरीके से जब हम वाक्य में किसी भी संज्ञा शब्द, यानी कि ये जो हमारी संज्ञा शब्द है, इस संज्ञा शब्द की जब हमने विशेषता बताई, यानी कि वो गुलाबी है, तो वो क्या बना, गुलाबी शब्द वो बना विशेषण। क्या बना, विशेषण। लेकिन अब ये इसके विशेषण बनते ही ये वाला शब्द संज्ञा ना होकर क्या हो गया, ये हो गया विशेष्य, क्योंकि इसने अपना स्वरूप विशेषण बनते ही बदल लिया। क्योंकि अब यहाँ पर अभी चीज़ों का बदलना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अब अभी आगे आप और भी इन सारी चीज़ों को देखोगे और समझोगे। पल पल पर कई चीज़ें जो हैं वो कुछ होती हैं और बाद में कुछ बन जाती हैं। तो क्लियर हुआ आपको विशेष्य क्या होता है, जब हम क्या करते हैं, किसी भी संज्ञा शब्द की जब विशेषता बताते हैं तो वही संज्ञा शब्द विशेष्य बन जाता है, और विशेषण जिस शब्द से विशेषता बताई जा रही है वो शब्द विशेषण हो जाता है। अब हमने देख लिया विशेषण क्या होता है, विशेष्य क्या होता है। अब आगे इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। उपरोक्त वाक्यों में 40 ऊंची, लाल तथा कच्चे शब्द विशेषण हैं, जो क्रमशः चोर, इमारत, फूल तथा फल संज्ञा शब्दों यानी विशेष्यों की विशेषता बता रहे हैं। अतः इन वाक्यों में चोर, इमारत, फूल और फल विशेष्य है। तो जिनकी विशेषता बताई गई वो क्या हो गए, वो सभी विशेष्य हो जाते हैं। बेसिकली वही संज्ञा और सर्वनाम शब्द जिनकी विशेषता बताई जा रही है वही शब्द आपके विशेष्य बनते हैं। अब देखिए विशेषण के भेद हैं, बहुत ध्यान से इनको देखिएगा। सबसे पहले विशेषण के जो हैं वो 4 भेद होते हैं। कौन से होते हैं, 4 भेद।
पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है परिमाणवाचक विशेषक, तीसरा है संख्यावाचक विशेषण और चौथा है सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, ये 4 विशेषण के भेद होते हैं। ये ग्राफ है, बहुत ध्यान से देखिएगा, हम आपको समझा देंगे। 1 2 3 4 कितने भेद हुए? 4 भेद हुए। अब आ जाते हैं गुणवाचक विशेषण का कोई भेद नहीं होता है, उसका कोई उपभेद नहीं है। वो गुणवाचक यानी कि आपको उसकी कोई भी जो भी विशेषण शब्द है वो अगर उसकी अच्छाई है या बुराई है वो उसके गुण के अंदर ही आएगा, यानी कि गुण दोष दोनों ही गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। अब आ जाते हैं परिमाणवाचक शब्द। परिमाणवाचक शब्द में जहां पर हम कुछ पैमाने रखते हैं। अब इनमें पैमाने आपके क्या रहते हैं? जैसे हमने बताएंगे किलो, ठीक है, किलो हो गया, किलोग्राम हो गया, फिर उसके बाद आप और भी ले सकते हैं, लीटर हो जाता है। हाँ, जहां पर क्वांटिटी, जैसे हम लोग के जो नापने के जो पैमाने होते हैं, लीटर है, किलोग्राम है, ये सारी चीजें, मीटर है, किलोमीटर है, ये सारी चीज। ठीक है, समझ में आया? तो परिमाण बेसिकली जब जिन शब्दों के आगे लगा होगा वो परिमाणवाचक कहलाएंगे। अब परिमाणवाचक जो विशेषण है उसके 2 हैं, एक निश्चित परिमाणवाचक और दूसरा है अनिश्चित परिमाणवाचक। अब इसको कैसे करेंगे? जैसे अब निश्चित परिमाणवाचक में हम बोलेंगे 2 किलो आलू ले आओ। क्या आप बोलेंगे? हम 2 किलो आलू ले आओ, हमने ये बोला। हमने बोला 5 लीटर दूध ले आओ, इस तरीके से हमने बोला। तो ये आपका किस में आ जाएगा? निश्चित। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्वांटिटी हमको पता है कि हमें 2 किलो लाना है या 5 लीटर लाना है। ठीक है, अब आ जाते हैं अनिश्चित परिमाणवाचक। अनिश्चित परिमाणवाचक में हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं कुछ किलो ले आओ, जहां पर क्वांटिटी जो है वो पता नहीं है। उसी तरह यहां पर ले आओ कुछ लीटर, जहां पर आपको ये जो क्वांटिटी लगी है, लीटर, किलो, ये सभी जहां लगी होगी वो परिमाणवाचक में आएगी। जैसे मान लीजिए किलोमीटर है, मीटर है, ग्राम है, इस तरीके से जो लगा होगा वो परिमाणवाचक में आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाते हैं संख्यावाचक। नाम से आपको पता चल रहा है यहां संख्या की बात हो रही है। जैसे हम देंगे 2 अंक, हम बोलेंगे 2 सेब दे दो मुझे, 2 सेब दे दो। फिर आया 5 पेंसिल दे दो, 5 पेंसिल दे दो। तो यहां पर आप देख रहे हैं यहां पर निश्चित संख्या दी गई है, 2 या 5, इसलिए ये क्या आएगा? निश्चित संख्यावाचक में आएगा। अब आ जाते हैं अनिश्चय संख्यावाचक, जहां पर हमें नहीं पता होता कि संख्या कितनी है। जैसे हम बोल देंगे कुछ, जहां पर दे देंगे कुछ पानी ला दो, ठीक है, या हम बोल दें कुछ रबर दे दो, रबर। ठीक है, फिर आ जाएगा थोड़ा पानी दे दो। जहां पर हमें संख्या जो है वो पता नहीं है कि क्या है, वो आपका किस में आ जाएगा? सभी अनिश्चय परिमाणवाचक में। फिर नेक्स्ट आते हैं सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण जो शब्द आपके किस में इस्तेमाल होते हैं? सर्वनाम में, लेकिन कभी कभी जो है वही शब्द जब विशेषण के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं तो वो सार्वनामिक विशेषण हो जाते हैं। अब ये कैसे होंगे? यानी कि जो सर्वनाम शब्द, जो क्या होंगे? सर्वनाम शब्द विशेषण के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं, विशेषण के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं, वे आपके क्या बन जाते हैं? सार्वनामिक विशेषण। जैसे कभी यहां पर आता है यह है, ये है, वह है, ये सारे शब्द जो हैं
क्या बन जाते हैं, सार्वनामिक। लेकिन इनके भी कुछ नियम हैं जो अभी हम आपको अंदर समझाएंगे। तो समझ में आ क्या आपको क्या है, विशेषण के 4 भेद हैं, गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। अब इसमें जो है दूसरा यानी कि परिमाणवाचक विशेषण के 2 भेद हैं, निश्चय परिमाणवाचक, अनिश्चय परिमाणवाचक। दूसरा है संख्यावाचक का है निश्चय संख्यावाचक, अनिश्चय संख्यावाचक। सार्वनामिक का है जो शब्द सर्वनाम के होते हैं वो आपके इस्तेमाल किए जाते हैं विशेषण के तौर पे। और गुणवाचक विशेषण में जो शब्द गुण और दोष, संज्ञा के गुण और दोषों को बताए, वो आपका गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। अब चलिए इस विशेषण के भेद को हम डिटेल में समझना शुरू करते हैं। अभी तो मैंने इनिशियल लेवल पे आपको हल्का फुल्का समझा दिया, लेकिन अब हम इसको समझेंगे डिटेल में। क्या है डिटेल, देखिए। गुणवाचक विशेषण, जो विशेषण किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, दशा, रंग, स्थान, आकार आदि का बोध कराते हैं, वे विशेषण कहलाते हैं। अब हमने क्या बताया, जैसे हम बोलते हैं लाल गुलाब, तो गुलाब की क्या है, गुलाब जो है वो लाल है, वो इसकी विशेषता है। अब उसी तरीके से हम बोल दें कि गोल चकला, गोल रोटी, तो रोटी कैसी है, गोल है। उसी तरह हम बोल दें ईमानदार चपरासी, अब ईमानदार चपरासी है। उसी तरह हो जाएगा बेईमान चपरासी। तो कोई भी जो है उसका गुण हो चाहे दोष हो, जो भी चीज है वो आती है गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत। तो इसमें जैसे क्या हो सकता है, हम इन्होंने क्या बताया कि किसी भी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, यानी कि उसकी जो क्वालिटी है, उसकी जो भी अच्छी बात नहीं है, दोष, दशा वो किस तरीके का है, या दशा का तात्पर्य हो जाता है कि उसकी हालत बेकार है, ठीक है ना, उस तरीके से हो गया, रंग हो गया, स्थान हो गया, आकार हो गया। ये सभी का बोध जो है हम किसके अंदर करते हैं, गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत करते हैं। जैसे अब हम बोलेंगे, जैसे शब्द क्या होते हैं गुणवाचक विशेषण के अंदर, मीठा, कठोर, उपभोगी, अच्छा, बुरा, पतला, मोटा, नीला, छोटा, नुकीला, ये सभी आते हैं, ये होते हैं। अब हम क्या देखने जा रहे हैं कि जो हमने गुण, दोष, रंग, आकार की बात करी, इनके अंदर शब्द कौन कौन से आते हैं। जैसे सबसे पहले हमने बात करी गुण की, तो गुण के अंदर क्या क्या आएंगे, गुण के अंदर आएगा उसकी अच्छी बात, परिश्रमी, सरल, योग्य, उदार, सरल, योग्य, उदार, अच्छा, ये सभी उसकी क्या है, अच्छाइयां हैं, गुण हैं वो सारे। फिर आ जाते हैं दोष। दोष में क्या रहेगा, अयोग्य, अभिमानी, बेईमान, निर्दयी, कठोर आदि हो जाएंगे। इस तरीके के शब्द आएंगे। गुण दोष में क्या क्या शब्द आ सकते हैं, सारे नहीं, हम आपको सिर्फ एक अंदाजा लगा रहे हैं कि क्या क्या शब्द आते हैं। फिर आते हैं रंग। रंग में क्या है, लाल, नीला, पीला, हरा, गुलाबी, काला, कोई भी चीज है उसके रंग को हम बताते हैं, रंग बताते हैं ना, ये रंग ऐसा है, जैसे हमने बोला लाल गुलाब, काला पत्थर है ना, आपका कोई भी बोल दो, कालिक फैली हुई है, इस तरीके से। तो किसी भी चीज की हम अगर कालक का रंग को बता रहे हैं तो वो हमारा किस में आएगा, गुणवाचक विशेषण में। फिर आ जाते हैं आकार। किसी भी ऑब्जेक्ट के आकार को अगर बताया जा रहा है तो वो भी क्या होगा, विशेषता होगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा संज्ञा रहेगी, है ना। तो यहां पर आकार में हम क्या देखेंगे, चपटा, गोल, टेढ़ा, सीधा, चौकोर, लंबा, चौड़ा। तो यहां पर किसी भी ऑब्जेक्ट का वो इस तरीके का आकार भी आपका किसमें आ जाएगा, वो गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। और इसके बाद क्या आ जाता है, स्थान। किसी भी चीज का स्थान भी आपका गुणवाचक विशेषण में आएगा। जैसा क्या है, हम बोलेंगे देसी गुलाब, तो देसी आ जाएगा, विदेशी आ जाएगा, जापानी है, भारतीय है, ऊंचा है, नीचा है। अब जैसे हमने अभी पढ़ा था ना, इमारत ऊंची है, तो ऊंची क्या उसकी जो बता रहा है कि वो बहुत ऊपर की तरफ गई हुई है, तो वो आपकी स्थान के अंतर्गत आएगी। नेक्स्ट आते हैं काल। किसी भी चीज की जो काल होगा वो, जैसे आधुनिक काल होता है ना, आधुनिक काल है, प्राचीन काल है, नवीन काल है, पुराना समय है, नया समय है। अब उस समय हम बोलते हैं ना
प्रागैतिहासिक काल में, तो वो प्रागैतिहासिक भी आपका क्या है, वो काल की विशेषता बता रही, क्योंकि काल जो शब्द है वो संज्ञा शब्द है, उसकी विशेषता क्या है कि वो प्रागैतिहासिक है, आधुनिक है। फिर आ जाते हैं दिशा। अब दिशा हमें उत्तरी, दक्षिणी, पश्चिमी, भीतरी, बाहरी, तो ये सारी भी गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगी। फिर है स्वाद, नमकीन, चटपटा, खट्टा, मीठा, कड़वा आदि, ये भी सब क्या है आपका, ये भी आपका गुणवाचक विशेषण है। फिर है गंध, जैसे बहुत तरह की स्मेल आती है ना, वो सुगंधित, दुर्गंधपूर्ण, सुवासित आदि। फिर है स्पर्श, किसी चीज़ को हम स्पर्श करते हैं तो जैसे हम बोलते हैं कि बड़ा कोमल है, बड़ा सॉफ्ट है, जैसे मलमल को छुओ ना तो हम लोग बोलते हैं ना बहुत मुलायम है। अब वो मुलायम शब्द, मलमल मुलायम है, तो मलमल की क्या विशेषता है कि वो मुलायम है, तो वो जो हमने कैसे उसको स्पर्श करके जाना, हम ऐसे तो नहीं जान सकते थे, तो उसको हमने कैसे जाना, स्पर्श करके जाना। और जब हम किसी चीज़ को स्पर्श करके महसूस करते हैं और जो चीज़ हमें निकल कर आती है आउटपुट में, वो भी आपकी गुणवाचक विशेषण में आती है, जैसे कठोर, चिकना, मुलायम, कोमल, खुरदुरा आदि। फिर आते हैं दशा। दशा क्या है, पतला, मोटा, सूखा, गीला, कमजोर, स्वस्थ, दुबला आदि। फिर है ध्वनि, मधुर ध्वनि, कर्कश ध्वनि, जैसे हम बोलते हैं ना उसकी आवाज बड़ी कर्कश है, तो आवाज कैसी है, कर्कश है, तो कर्कश जो है वो किसकी विशेषता बता रही है, आवाज की। आवाज जो है वो हमारा संज्ञा शब्द है और उसकी विशेषता है कर्कश, और तो वो क्या हुई, गुणवाचक विशेषण। मंद, तीव्र, तो आपने यहां पर देखा ना कि कितनी सारी चीजें जो हैं वो आपकी गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आती हैं। फिर से बता देती हूं, गुण, दोष, रंग, आकार, स्थान, काल, दिशा, स्वाद, गंध, स्पर्श, दशा, ध्वनि, ये सभी आपकी गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आती है। अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं परिमाणवाचक विशेषण पर। परिमाणवाचक विशेषण क्या होता है, जो विशेषण किसी संज्ञा या सर्वनाम की नाप, तौल या माप का बोध कराते हैं, उन्हें हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था ना, नाप तौल, किसी भी चीज को नापना या तौलने की जो भी आप बताया जाएगा वो आपका परिमाणवाचक विशेषण में आएगा। जैसे यहाँ बोला 3 मीटर कपड़ा, तो अब आप यहाँ पर देख रहे हो ये जो 3 मीटर है, ये 4 किलो आम, 2 लीटर तेल, सारा दूध, थोड़ा, यहाँ पर आपका आ जाएगा सारा, थोड़ा, फिर बहुत, तो ये आप देख रहे हैं कपड़े की कितना चाहिए, 3 मीटर, आम कितना चाहिए, 4 किलो, तेल कितना चाहिए, 2 लीटर, दूध कितना चाहिए, सारा दूध चाहिए, पानी कितना चाहिए, थोड़ा चाहिए, रुपया कितना चाहिए, बहुत सारा। तो ये जो आपका आ रहा है 3 मीटर 4 किलो, तो इसमें परिमाणवाचक में आपको ये ध्यान रखना है, जहां क्वांटिटी बताई जा रही है, मीटर, किलो, लीटर, सारा का सारा, थोड़ा, बहुत, यहां पर कोई भी जो ऑब्जेक्ट है उसका जो है हम ये बताएंगे कि वो हमें कितनी चाहिए, उसकी नाप तौल कितनी चाहिए, दिया है ना। जो विशेषण किसी संज्ञा या सर्वनाम की नाप तौल या माप का बोध कराएं वो परिमाणवाचक विशेषण होते हैं। तो अब इनके जो है परिमाणवाचक जो विशेषण होता है वो 2 प्रकार का होता है। मैंने अभी आपको बताया था निश्चित परिमाणवाचक और दूसरा है अनिश्चित परिमाणवाचक। अब निश्चित परिमाणवाचक में हमें पता है पर्टिकुलर हमें इतनी ही चीज चाहिए, जैसे आपको मम्मी बाजार भेजती हैं और बोलती हैं 2 किलो आलू, 1 किलो प्याज, 1 पाव भिंडी, थोड़ी सी धनिया, ऐसे करके बोलती है ना। तो यहां पर जो 2 किलो आलू, 1 किलो प्याज और 1 पाव जो है वो, 1 पाव का मतलब आपका हो गया 250 ग्राम, 250 ग्राम भिंडी, ये सभी आपका किस में आया, निश्चित परिमाणवाचक में। फिर बाद में मम्मी बोलती है थोड़ा सा धनिया और थोड़ी सी मिर्ची भी डलवा लेना, तो थोड़ा धनिया और थोड़ी मिर्ची आपका निश्चित परिमाणवाचक में आ जाएगा, क्योंकि उसकी नापतौल है लेकिन यहां पर उसकी क्वांटिटी नहीं बताई जा रही है, इसलिए ये अनिश्चित परिमाणवाचक में आ जाएगा। तो अब इसको अलग अलग देखिए, जहां पर हमने बताया इसमें संख्या या गिनती निश्चित होती है, जैसे यहां पर आपको पता है कि आलू जो है वो 2 किलो ही लाना है, कपड़ा हमें 4 मीटर ही लेना है। जैसे हम लोग, आप लोग शर्ट बनवाते हो या सूट बनवाते हो
तो ये पता है कि शर्ट के लिए 2 से 2.5 मीटर कपड़ा चाहिए ही चाहिए होता है। उसी तरीके से हम लोग जैसे सलवार सूट बनाते हैं तो ये पता है कि भाई 2 से 2.25 मीटर जो है वो कुर्ते में लगेगा, 2 मीटर सलवार में लगेगा और 2.5 मीटर की चुन्नी होगी। तो ये हमें एक पता रहता है माप। तो उसी तरीके से क्या होता है, आपको भी वहां पर हमें पता है कि जब हम मार्केट जाएंगे तो आपकी कितना शर्ट के लिए कपड़ा लेना है, तो आपको पता है कि हाँ मुझे 2 मीटर, आपको जितना आता है 2 आता है, 2.5 आता है, 2.25 आता है, ये तो आपकी फिजिक पे डिपेंड करता है। तो आप जाओगे तो वहां इतना ही बोलोगे ना कि हाँ मुझे 2 मीटर कपड़ा दे दो। तो उसी तरह इन्होंने बोला 4 मीटर कपड़ा। 300 ग्राम घी, अब घी की भी क्वांटिटी दी हुई है, 300 ग्राम घी चाहिए। तो जहां हमारी क्वांटिटी निश्चित है कि हमें इतना चाहिए, वो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। फिर आ जाते हैं अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। वहां क्या होगा, इसमें निश्चित नापतौल या मात्रा का पता नहीं होता है। जैसे दिया है थोड़े चावल, कुछ दूध, अधिक रुपए। तो यहां पर आपको पता है कि इन सब की क्वांटिटी हो सकती है, लेकिन जब हम उसको बोल रहे हैं, जैसे मम्मी से तुम चावल मांगते हो, मम्मी चावल जब आपको सर्व कर रही है, बनाने के बाद आपने रोटी खा ली, तो पहले तो क्या हुआ, आपने 2 रोटी खाई, फिर उसके बाद आपने बोला चावल, तो मम्मी दे रही, आप बोलोगे थोड़ा चावल। तो अब चावल की क्वांटिटी हो सकती है ना, चावल आपको पता है कि किलो में ही मिलता है, लेकिन यहां जब आप मांग रहे हो तो आपको वो निश्चित नहीं है, तब आपने उसको बोला कि थोड़ा चावल दे दो। तो जहां पर क्वांटिटी निश्चित नहीं होती, लेकिन हमें पता है कि इसकी अपनी माप है, और मगर हम उसको निश्चित माप नहीं बता रहे हैं, तो उस जगह आपका क्या हो जाता है, अनिश्चित परिमाणवाचक। जैसे यहां दिया है थोड़े चावल, ये पता है कुछ दूध, अधिक रुपए। तो देखिए चावल की क्वांटिटी हम किलोग्राम में लेते हैं, लेकिन यहाँ नहीं बताई गई है। दूध लीटर में लिया जाता है, लेकिन यहाँ क्वांटिटी नहीं बताई गई है। उसी तरह भाई आपको 1 रुपये चाहिए, 2 रुपये चाहिए, 10,000 चाहिए, 10,000, 1 लाख चाहिए, कितना चाहिए पैसे, पैसे आपको पता है कि कितने होते हैं, लेकिन यहाँ पर क्वांटिटी नहीं बताई गई है। तो इसलिए यहाँ पर होगा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अब तीसरा हमारा विशेषण का भेद है संख्यावाचक विशेषण। नाम से ही पता चल रहा है कि यहां हम संख्या को लेकर बात कर रहे हैं। जो विशेषण संज्ञा की संख्या का बोध कराते हैं वह संख्यावाचक विशेषण होते हैं। अब कोई भी चीज है, उसकी संख्या कितनी है, 4 है, 5 है, उसकी स्थिति पहला है, चौथा है, तीसरा है, क्या है, मतलब वहां पर उसकी संख्या बताई जा रही हो, संज्ञा या सर्वनाम शब्द की, तो वो आपका कहलाता है संख्यावाचक विशेषण। जैसे यहां पर दिया है 1, 10 पहला, चौथा, आधा, चौगुना। तो अब आप यहां पर देख रहे हैं 1, 10 पहला, चौथा, अब ये आधा और चौगुना, इसमें आपका जो है निश्चित नहीं बताया गया। तो यहाँ पर संख्या आपको पता है कि कोई भी संख्या 1 में है, 10 में है, पहला उसका स्थान है, चौथा स्थान है, जितनी है उसकी आधी दे दो, या जितनी है उसकी चौगुनी दे दो। तो यहाँ पर संख्या डिसाइडेड है कि कितनी संख्या आपसे बोली गई है। अब इसके 2 प्रकार होते हैं, पहला है निश्चित संख्यावाचक और दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक में आपको पता है कि उसकी संख्या निश्चित होगी। जैसे इसमें निश्चित संख्या का बोध होता है, जितनी भी है, 1 है, 2 है, 10 है, 5 है, 50 है, जितनी भी है, वहां पर संख्या डिसाइडेड है कितनी आपसे कही जा रही है। जैसे यहाँ दे रहे हैं 4 केले, 5 व्यक्ति, 7 घोड़े, चौथा लड़का। ठीक है, तो यहाँ पर पता है लाइन में खड़ा था, तो लाइन में वो जो है वो चौथा लड़का, उसको लेकर आओ। उसी तरह आपको पता है कि नहीं आज मैं सिर्फ 2 केले मुझे चाहिए, मुझे 2 केले दे दो। उसी तरह उन्होंने बोला 5 व्यक्ति हैं, वहां पर बैठे हुए 5 व्यक्ति, तो यहाँ पर जो है केले, ये क्या है, संज्ञा है, व्यक्ति संज्ञा है, घोड़े संज्ञा है, लड़का संज्ञा है। तो इन सभी की संख्या जो बता रहे हैं, यानी कि 4, 5, 7, चौथा, तो ये सभी क्या है, इनकी विशेषता बता रहे हैं। चूंकि यहां पर संख्या है इसलिए ये, और निश्चित संख्या है इसलिए ये निश्चित संख्यावाचक होगा। तो समझ में आया कि जहां पर आपको संख्या बताई जा रही है, किसी भी संज्ञा शब्द की संख्या बताई जा रही है, तो वो उस संज्ञा की विशेषता प्रकट कर रहा है, और निश्चित संख्या है तो वो निश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आएगी।
अब दूसरी आ जाते हैं अनिश्चित संख्यावाचक। नाम से ही पता है इसमें निश्चित संख्या का बोध नहीं होता, हमें नहीं पता कि कितनी चाहिए, तो हम उसको कैसे बोलते हैं। देखिए, सब लड़के, कुछ हाथी, थोड़े अंगूर। तो यहाँ पर हमने क्या बताया, यहाँ पर हम कोई संख्या बता ही नहीं रहे हैं। बता रहे हैं कोई संख्या? नहीं बता रहे हैं। तो ये चीजें आपकी क्या हो जाएंगी, आपके परिमाणवाचक अनिश्चित संख्यावाचक में। जैसे लड़के हैं, इनको तो काउंट किया जा सकता है ना, तो ये सब जो है लड़के की विशेषता क्या है, सब है। अब यहाँ पर जितने भी सब लड़के हैं, 8 हैं, 10 हैं, उनको गिना जा सकता था, पर यहाँ पर गिना नहीं गया है, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, निश्चित संख्या, अनिश्चित संख्यावाचक। फिर है हाथी। हाथी भी कितने होंगे, हाथी भी गिने जा सकते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता है, तो वहां पर हमने बोल दिया कुछ हाथी। तो इनकी जो है विशेषता यहाँ पर कुछ बताएगी, क्योंकि हमें संख्या पता नहीं। अंगूर, अंगूर भी, अब जैसे अंगूर जो शब्द है वो क्या है, वो भी गिना जा सकता है, 1 2 3 4, लेकिन यहाँ नहीं है, तो उसको हमने क्या बोल दिया, थोड़े अंगूर। अब यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन ये है कि परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित संख्यावाचक में फर्क कैसे होगा, क्योंकि उसमें भी थोड़ा कुछ करके आया और इसमें भी थोड़ा कुछ करके आया। इसमें सिंपल एक भेद है कि परिमाणवाचक में जो चीजें हैं उनकी नापतौल होती है, यानी कि जैसे मान लीजिए यहाँ, अब इसमें एक शब्द ऐसा है, जैसे आप देख रहे हो थोड़े अंगूर, ये एक ऐसा है कि जो ये परिमाणवाचक में जाएगा। कैसे जाएगा परिमाणवाचक में, क्योंकि अंगूर की अपनी एक नाप तौल होती है। अंगूर हम किलो में लेते हैं, हम काउंटिंग में नहीं लेते हैं उसको, ठीक है ना, हम क्या लेते हैं, किलो में लेते हैं। जो चीज़ें हम काउंटिंग कर सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6, वो सारी चीज़ें आपकी किस में आती हैं, किलोग्राम में। लेकिन जो चीजें हम नाप तौल कर लेते हैं, जैसे चावल है, चावल हम संख्या में तो नहीं लेते, 1 चावल 2 चावल 3 चावल नहीं लेते ना। दूध भी 1 बूंद 2 3 बूंद तो नहीं लेते हैं, उसे भी हम लीटर में लेते हैं। घी भी हम जो है वो लीटर ग्राम में लेते हैं। तो इस तरीके से जो चीज़ें हम नाप तौल में लेते हैं वो हमेशा परिमाणवाचक में जाएंगी, लेकिन जो चीज़ें हम क्वांटिटी में लेते हैं वो आपकी किस में आएंगी, वो आपकी संख्यावाचक। जैसे केले हैं, केले हम किलोग्राम में नहीं लेते, केले हम काउंटिंग में लेते हैं। हम उससे बोलते हैं ना 6 केले दे दो या आधा दर्जन केले दे दो। क्यों? क्योंकि केले की जो नाप जोख है वो आपसे कैसे ली जाती है, वो हम गिनती में लेते हैं। लेकिन अगर यहीं पर अभी सेब की बात आ जाए तो किस में जाएगा, सेब भी आपका संख्यावाचक में आएगा, क्योंकि सेब भी हम गिन कर ले सकते हैं। हाँ, 4 सेब दे दो, लेकिन अगर ये बोल दें कि आधा किलो सेब दे दें तो वो चला जाएगा परिमाणवाचक में। क्लियर, समझ में आया? अब आ जाते हैं नंबर 4 पे। क्या है, सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसमें सर्वनाम और विशेषण इन दो में हमको फर्क करना होगा, क्योंकि ये जो शब्द आएंगे ये सर्वनाम वाले शब्द ही हम विशेषण में इस्तेमाल करते हैं। तो इनको बताने से पहले आपको हम ये बता दें कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैग्नेट ब्रेन्स पे अद्भुत बैच शुरू हो चुका है, तो जल्द से जल्द इसका पार्ट बनिए, क्योंकि अद्भुत बैच के अंदर आपको बहुत अच्छा पैकेज दिया जा रहा है। सारे सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाए जा रहे हैं अच्छे टीचर्स के द्वारा, बेस्ट एक्सप्लेनेशन है। तो इस बैच का जल्द से जल्द जो है वो लाभ उठाइए, इसके मेंबर बनिए। तो इन सभी कैसे हम कर सकते हैं, जैसे अद्भुत बैच को हम कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, कैसे हम जो है यहाँ पर जो है सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन लें, तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होइए। सबसे पहले देखिए कि नीचे एक नंबर आपको फ्लैश हो रहा है, उस नंबर पर आप कॉल करके भी सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप जो है और जानकारी चाहते हैं, पहले फ़ोन पे तो आपको मिल ही जाएगी, लेकिन इसका दूसरा ऑप्शन ये है कि नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया गया है, उस लिंक को आप क्लिक करेंगे तो एक फॉर्म आपके सामने आएगा, उस फॉर्म को फिल करिए, सबमिट करिए, जल्द से जल्द आप तक सारी जानकारी पहुंच जाएगी। तो ये तो मैंने बता दिया कि आपको जानकारी कैसे प्राप्त होगी, तो जल्द से जल्द जानकारी लीजिए और अद्भुत बैच का लाभ उठाइए। तो चलिए वापस आ जाते हैं विशेषण पे अपने। मैंने जैसे बताया कि अब हम सार्वनामिक विशेषण पढ़ेंगे। क्या होता है सार्वनामिक विशेषण, जैसे आपको पता ही चल रहा है कि ये सर्वनाम के रूप को बदला गया है। सर्वनामों का प्रयोग संज्ञा के विशेषण के रूप में होता है।
जब ये शब्द संज्ञा के स्थान पर अकेले आते हैं तब सर्वनाम होते हैं, और जब ये संज्ञा शब्द के साथ या पहले आते हैं तब ये सार्वनामिक विशेषण हैं। इनको संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। अब समझिएगा, सर्वनाम क्या होते हैं? संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं वो आपके सर्वनाम होते हैं। अब जैसे बोल देंगे, यहां पर हम बोलेंगे वह बड़ा भोला है। हम क्या बोलेंगे? वह बड़ा भोला है। अब हमने ऐसे बोला, ठीक है। यहां मैं दो वाक्य बना रही हूं, वह बहुत भोला है, ठीक है। अब यहां वह जाहिर सी बात है कि हम किसी व्यक्ति की बात कर रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो जाता है? सर्वनाम हो जाता है। क्या होता है? ये सर्वनाम हो जाता है। अब उसकी विशेषता क्या है? कि वो भोला है, तो ये हमारा क्या हो गया? इसकी विशेषता। फिर बहुत हमारा क्या हो जाता है? बहुत हमारा है प्रविशेषण, जो विशेषण की भी आपका प्रविशेषण। अभी हम आपको समझाएंगे, परेशान नहीं होइएगा। विशेषण की भी जो शब्द विशेषता बताते हैं वो प्रविशेषण कहलाते हैं। ये मैंने आपको समझाया सर्वनाम शब्द, ठीक है। सर्वनाम की विशेषता थी भोला, उसी तरह उसका प्रविशेषण, ये हमने आपको पूरा क्लियर कर दिया। तो संज्ञा के स्थान पे जिन शब्दों को इस्तेमाल किया जाता है वे सर्वनाम कहलाते हैं। लेकिन इन्होंने क्या बताया? अब यहां पर इन्होंने बताया, यहां पर क्या दिया? जब ये शब्द संज्ञा के स्थान पर अकेले आते हैं तब सर्वनाम होता है। तो ये जो शब्द में अभी मैंने समझाया वो इस लाइन का एक्सप्लेनेशन था। और जब ये संज्ञा शब्द के साथ या पहले आए तब ये सार्वनामिक विशेषण हो जाते हैं। कैसे? अब मैं यहां पर आपको बताती हूं। जैसे हम बोलेंगे यह पुस्तक मेरी है। हमने क्या बोला? यह पुस्तक मेरी है। तो यहां संज्ञा शब्द क्या है आप बता सकते हो? हमारी यहां पर संज्ञा शब्द है यह पुस्तक, ठीक है। क्या है ये? पुस्तक। पुस्तक क्या है? संज्ञा है। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि यह क्या है, यह जो है हमेशा यह, वे, वह सभी सर्वनाम के रूप पर इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन चूंकि ये संज्ञा से पहले आ रहे हैं, इधर देखिए यहां पर जब ये संज्ञा शब्द के साथ या पहले आते हैं तो वो क्या हो जाते हैं? वो विशेषण हो जाते हैं। ये हो गया आपका विशेषण। चूंकि ये आपका क्या था? एक सर्वनाम शब्द था और इसे हमने विशेषण के तौर पर इस्तेमाल किया, तो ये हो गया सार्वनामिक विशेषण, क्योंकि सर्वनाम को हमने विशेषण के तौर पर इस्तेमाल किया। ये एक पर्टिकुलर नियम है, ध्यान रखना। संज्ञा और सर्वनाम शब्द साथ साथ नहीं चल पाते हैं। तो यहां पर जब हम संज्ञा के साथ जो है किसी भी सर्वनाम शब्द को लेकर आते हैं तो वो सार्वनामिक विशेषण बन जाती है। जैसे हम यहां पर बोल रहे हैं ये पुस्तक, पुस्तक संज्ञा है, लेकिन इसकी विशेषता क्या है? यह, यानी कि सामने यह दी हुई है, तो ये आपकी बन जाती है सार्वनामिक विशेषण। अब इसको हम संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। अब आइए, वह घड़ी किसकी है? यह स्त्री क्या कर रही है? उपरोक्त वाक्यों में वह और यह सार्वनामिक विशेषण है। जैसा कि मैंने आपको बताया, यहां पर घड़ी जो है वो और स्त्री ये दोनों ही आपके क्या हैं? संज्ञा शब्द हैं। और संज्ञा शब्द की विशेषता है वह और यह, तो ये आपके क्या बन जाते हैं? ये बन जाते हैं सार्वनामिक विशेषण। क्यों? क्योंकि ये आपके शब्द यह और वह हमेशा हम सर्वनाम में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहां चूंकि ये संज्ञा से पहले आए हैं इसलिए। तो सार्वनामिक विशेषण बिल्कुल भी टफ नहीं है, ठीक है। ये इसको आप पहचान सकते हो, बहुत इजी है। अगर सिर्फ वो अकेले आ रहा है, जैसे मैंने यहां पर बताया वह बहुत भोला है, तो वह सर्वनाम है।
लेकिन अगर हम ये बोल दें कि ये संज्ञा के साथ में आए तो ये क्या बन जाते हैं, सार्वनामिक विशेषण बन जाते हैं। सार्वनामिक विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। कैसे होते हैं? 4 प्रकार के। निश्चयवाचक, वह लड़की, यह पुस्तक, वे लोग, जहां पर हम पूरी तरीके से निश्चित हैं यह पुस्तक मतलब ये ही पुस्तक, हम बोलेंगे ये पेन, दूसरा पेन नहीं, ये ही पेन मेरा है, हम ये बोलेंगे। होता है ना, जैसे आप लोग स्कूल में कोई आपकी कोई चीज ले ले, नहीं बोलोगे नहीं वो नहीं, ये मेरा है। तो ये अगर आप बोलोगे ये बॉक्स मेरा है या पेन मेरा है या बेंच मेरी है, तो आप पर्टिकुलर उसके लिए निश्चित हो। तो जिसके लिए हम पूरी तरह कंफर्म होते हैं वो निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण होता है। नेक्स्ट आते हैं प्रश्नवाचक। कौन छात्र, क्या बात, किसका लड़का। अब हम जहां पर बोले कि यहां पर अब ये जो है जैसे छात्र है, छात्र शब्द क्या है, वहां पर विशेषण के तौर पर आएगा। अब यहां पर आप बोलोगे कि ये जो है सर्वनाम हो सकता है। कौन छात्र, हम कौन की जगह हम यहाँ पर जो है कोई संज्ञा शब्द नहीं लगा सकते हैं, ये एक प्रश्न है। हमेशा प्रश्नवाचक सर्वनाम वो होगा जिसका उत्तर हमको मिलेगा। हमने सर्वनाम समझाते समय आपको ये बताया था, प्रश्नवाचक सर्वनाम वही होंगे जिनका हमको उत्तर मिलेगा। हम ये पूछें कि कौन छात्र, आप वहां पर अगर ये बोलोगे ये छात्र, तो ये छात्र जो है उसकी जगह पे भी आप ये नहीं बोलोगे विजय छात्र, आप नहीं बोलोगे। आप यहाँ पर क्या बोलो, जब इसका उत्तर होगा, इसका उत्तर मिलेगा, आप लिखोगे ये छात्र, तो ये शब्द आपका क्या आएगा, सर्वनाम आएगा। इसलिए ये कौन जो है वो आपका सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आएगा। अब जैसे आपके पास आप बोल दोगे, आपने, मैंने बोला था प्रश्नवाचक विशेषण। प्रश्नवाचक विशेषण यहाँ जहां पर आपको पर्टिकुलर कोई चीज का आंसर मिले, जैसे आपने बोला कौन खड़ा है बाहर, तो वो जो कौन है वो अपना नाम बताएगा, तो वो क्या हो जाएगा, संज्ञा शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं क्या बात, किसका लड़का। उसी तरह आ जाइए अनिश्चयवाचक, कोई आदमी, कुछ बात, कुछ उपाय। संबंधवाचक, जो लड़का, जो छात्र। तो ये सभी आपके सार्वनामिक विशेषण के 4 रूप रहेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं प्रविशेषण। मैंने अभी आपको प्रविशेषण बताया, अब इसको मैंने उसी समय बोला था, मैं इसे अभी आपको आगे पूरा क्लियर करूंगी कि प्रविशेषण क्या होता है। अब यहां है प्रविशेषण, जो विशेषण संज्ञा की बजाय विशेषण की विशेषता बताते हैं उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। प्रविशेषण सामान्यतः विशेषण के गुणों में वृद्धि करते हैं। प्रमुख विशेषण है अति, बड़ा, अतीव, बहुत, अत्यंत, घोर, बेहद, महा आदि। तो यानी कि अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे विशेषण में, कि संज्ञा और सर्वनाम शब्द की जो शब्द विशेषता बतलाते हैं वो विशेषण कहलाते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं प्रविशेषण। जो शब्द विशेषण था उसकी भी विशेषता जो शब्द बताएं वो प्रविशेषण कहलाते हैं। ये मोस्टली विशेषण के गुण और दोषों में जो है बढ़ोतरी करते हैं, इसीलिए इनको प्रविशेषण कहते हैं। अब इनको हम उदाहरण से समझते हैं। जैसे दिया है पहला, आरती बहुत चतुर है। अब ये जो आरती है, आरती क्या है बताइए, आरती हमारा एक लड़की का नाम है, तो ये हमारा क्या है, संज्ञा है। ओके, अब संज्ञा की विशेषता क्या है, वो चतुर है। संज्ञा यानी कि आरती की विशेषता क्या है, वो चतुर है। तो ये हमारे जब विशेषता शब्द क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा विशेषण। ओके, ये हो गया हमारा विशेषण। अब बड़ी चतुर है, तो बड़ी क्या है, बड़ी जो ये शब्द आ रहा है ये चतुर की विशेषता बता रहा है, ये चतुर की विशेषता बता रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रविशेषण। यानी कि जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बतलाएं वो आपके प्रविशेषण कहलाते हैं। अब जैसे हैं, बहुत छोटा घर मुझे नहीं चाहिए। अब घर जो है वो संज्ञा शब्द है, इसकी विशेषता है, इसकी विशेषता है कि ये छोटा है। अब छोटे की भी क्या विशेषता है कि वो बहुत छोटा है, तो बहुत हमारा क्या हो जाएगा, प्रविशेषण। फिर आती है, यह समस्या अत्यंत कठिन है। अब समस्या जो है, समस्या क्या है, ये समस्या आपकी क्या कहते हैं, संज्ञा है।
संज्ञा जो है वो कैसी, सॉरी, समस्या कैसी है, कठिन है। समस्या कैसी है, कठिन है। अब इस कठिन मतलब आपकी, और इसकी कठिन की भी क्या विशेषता है कि वो बहुत ही ज्यादा कठिन। एक होता है कठिन, एक होता है एक्सट्रीमली कठिन, यानी कि बहुत ज्यादा कठिन। तो ये जो अत्यंत है ये आपका क्या बन गया, ये आपका बन गया प्रविशेषण। तो विशेषण की भी जो और भी ज्यादा उसकी तीव्रता को बताए वह प्रविशेषण कहलाता है। इन वाक्यों में बड़ी, बहुत और अत्यंत प्रविशेषण है, क्योंकि ये चतुर, छोटी और कठिन विशेषणों की विशेषता बता रहे हैं। तो क्लियर हुआ आपको प्रविशेषण क्या होता है। प्रविशेषण यानी कि जो विशेषण की भी विशेषता बतलाते हैं वो प्रविशेषण कहलाते हैं। तुलना की दृष्टि से विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं। जब हम जो विशेषण पढ़ते हैं इनमें भी हम तुलना करते हैं कि भाई ये चीज कैसी है, तो इनकी तुलना के 3 स्तर होते हैं। पहला है मूलावस्था, दूसरी है उत्तरावस्था और तीसरी है उत्तमावस्था। अब ये क्या होती है मैं आपको बता रही। मूलावस्था यानी कि जो अपनी मूल अवस्था में रहती है, फिर उससे बढ़ेगी तो वो उत्तर अवस्था हो जाएगी, उससे ज्यादा बढ़ेगी तो वो उत्तमावस्था हो जाएगी। अब इसको कैसे पढ़ते हैं चलिए देखते हैं। पहले हम आपको बताते हैं मूलावस्था, यानी कि जो उसका मूल स्वरूप होता है। इसमें किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान की विशेषता प्रकट होती है। इस अवस्था में तुलना नहीं की जाती है, अपितु विशेषण का सामान्य प्रयोग किया जाता है। यहां पर हम किसी चीज को किसी से कंपेयर नहीं कर रहे हैं, हम क्या है उसकी जो वास्तविक पोजीशन है हम उसी को बताएंगे। जैसे यहाँ है महेश कुशल चित्रकार है, यह लंबा पेड़ है। हमने यहाँ पर सिर्फ उसकी एक्चुअल स्थिति बता दी कि पेड़ जो है वो लंबा है और चित्रकार जो है वो कुशल है। तो ये होती है मूलावस्था, यानी कि कोई भी चीज है जो उसकी सामान्य स्वरूप में रहेगी। अब आती है दूसरी होती है उत्तरावस्था। अब उत्तरावस्था क्या होती है, इसमें 2 वस्तुओं या व्यक्तियों के स्थानों की तुलना करके एक को दूसरी से श्रेष्ठ या हीन बताया जाता है। अब यहां पर अभी क्या था, हमने सिर्फ बताया कि महेश कुशल चित्रकार है, यहां पर हमने किसी और व्यक्ति के बारे में बात नहीं करी। यह पेड़ लंबा है, सिर्फ एक ही पेड़ की बात करी कि हाँ ये पेड़ लंबा है। लेकिन जब हम आ जाते हैं उत्तरावस्था में तब हम 2 लोगों को कंपेयर करने लगते हैं। क्या करने लगते हैं, कंपेयर करते हैं। जैसे यहां पर बताया 2 वस्तुओं या व्यक्तियों के स्थानों की तुलना एक को दूसरी और दूसरे को श्रेष्ठ बताती है। उनकी पोजीशन को लेकर हम कंपेयर करने लगते हैं, एक को हम अच्छा बताते हैं और दूसरे को बेकार बताते हैं। जैसे यहां बताया महेश मोहन से कुशल चित्रकार है, तो यहां पर हम महेश को ज्यादा अच्छा बता रहे हैं और मोहन को हम बेकार बता रहे हैं। उसी तरह कमल रेखा से लंबा है। अब हमने यहाँ पर कमल को की लंबाई ज्यादा अच्छी बता दी और रेखा की नहीं बताई, तो यहाँ पर हमने महेश और मोहन को लेकर कंपेयर किया और एक को अच्छा बताया और दूसरे को जो है अच्छा नहीं बताया कि हाँ महेश जो है वो ज्यादा अच्छा चित्रकार है मगर मोहन उतना अच्छा नहीं है। मतलब कि हमने एक को ज्यादा बढ़ा दिया है लेकिन दूसरे के बारे में हमने कोई चीज नहीं कही है, सिर्फ एक को हमने बढ़ोतरी बता दी है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं उत्तमावस्था। उत्तमावस्था में हम क्या करते हैं, इसमें 2 से अधिक वस्तुओं, व्यक्तियों या स्थानों की तुलना करके किसी एक को सबसे अच्छा या बुरा बताया जाता है। अभी तक हम 2 लोगों को कंपेयर कर रहे थे तब उत्तरावस्था में होता है, और जब हम बहुत सारे लोगों को कंपेयर करके एक को अच्छा बताएं या कम बता दें। ठीक है, तो जैसे दिया है नीता दीपिका से अधिक सुंदर है, महेश सबसे कुशल पत्रकार है। तो अब यहां पर क्या बताया, नीता दीपिका से अधिक सुंदर है और महेश सबसे, तो यहां पर ये वाला वाक्य जो है ये नीता दीपिका से अधिक सुंदर है, तो ये आपका जो आ रहा है ये वाक्य आपका उत्तरावस्था का है। ध्यान रखिए, ये यहां पर 2 वाक्य आपको इसीलिए रखे गए और ये आपका उत्तमावस्था में है। कैसे है मैं अब ये भी आपको बता देती हूं।
हमने क्या बताया था, अभी हमने आपको बताया था उत्तरावस्था में हम दो लोगों को कंपेयर करके एक को अच्छा बताते हैं। तो वही चीज हुआ, नीता दीपिका से अधिक सुंदर है, तो यहां हम नीता को ज्यादा अच्छा अधिक सुंदर बता रहे हैं जबकि दीपिका को नहीं बता रहे हैं। तो दो लोगों को, यहाँ कितने लोगों को, दो लोगों को कंपेयर किया गया है। अब आ जाइए, तो जब हम दो लोगों को कंपेयर करते हैं तब वो उत्तरावस्था में होता है, लेकिन जब हम बहुत सारे लोगों के बीच सिर्फ एक को बताएं, जैसे यहां दिया है महेश सबसे कुशल पत्रकार है। अब इसी में एक और हम दे देते हैं, हम यहां पर आपको तीनों का बता देते हैं, महेश कुशल पत्रकार है। ठीक है, तो यहां आप देख रहे हो, सिंपल आप देख रहे हो कि कुशल सिर्फ एक दिखाया गया, यानी कि वो हम सिर्फ यहां महेश की ही बड़ाई कर रहे हैं, हमने किसी की बड़ाई नहीं करी है और ना ही बहुत सारे लोगों के साथ उसे कंपेयर किया है। हमने सिर्फ इतना बताया कि हाँ वो अच्छा पत्रकार है। तो ये आपकी मूलावस्था में है, ये किस में है, मूलावस्था में है, क्योंकि यहां पर हम किसी तरह से कोई कंपेयर कर ही नहीं रहे, हम सिर्फ उसकी क्वालिटी को बता रहे हैं। लेकिन यहां महेश सबसे कुशल पत्रकार है, तो यहां सबसे के कारण हम क्या है, बहुत सारे पत्रकारों में हम सिर्फ जो है उसी को अच्छा बता रहे हैं। यहां पर कंपैरिजन जो है वो बहुत सारे लोगों में, किसमें होता है, उत्तमावस्था में हम बहुत सारे लोगों के बारे के साथ कंपेयर करते हैं, उत्तरावस्था में हम दो लोगों के साथ कंपेयर करते हैं, मूलावस्था में हम किसी के साथ कंपेयर नहीं करते, हम सिर्फ उसकी तारीफ करते हैं। तो समझ में आया, यहां यानी कि उत्तरावस्था दो लोगों को कंपेयर करता है, जो उत्तमावस्था है वो बहुत सारे लोगों में सिर्फ एक को अच्छा बताएगा, मूलावस्था में हम कंपैरिजन करते ही नहीं है। जो उसकी अवस्था है, जैसे हम बोल दें कि गुलाब लाल है, तो जहां पर अगर गुलाब लाल है तो हम सिर्फ उसकी बड़ाई कर रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, मूलावस्था में। फिर हम बोलें कि गुलाब गुड़हल से ज्यादा लाल है, तो हमने गुलाब और गुड़हल की कंपेयर किया, तो वो उत्तरावस्था में हुआ। अब हम ये बोलें गुलाब सबसे ज्यादा लाल है या सभी फूलों में सबसे ज्यादा लाल होता है, तो हमने उसे बहुत सारे फूलों में सिंगल एक बताया, तो वो हो जाती है उत्तमावस्था। समझ गए ना। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। विशेषण की अवस्थाओं के रूप दो प्रकार के होते हैं, एक अधिक तथा सबसे का प्रयोग करते हैं। तो हमने बोला ना एक से अधिक, तो ये हम किस में करते हैं, उत्तरावस्था में, और जब हम बोलते हैं सबसे तो वो हो जाता है उत्तमावस्था। फिर आते हैं संस्कृत के शब्दों के साथ तर या तम प्रत्यय लगता है। संस्कृत में जब हम इसे करते हैं तो तब हम तर लगाते हैं, तब वो हो जाता है उत्तर और दूसरा हो जाता है उत्तम। अब इसमें देखिए अधिक और सबसे का प्रयोग हम किस तरीके से करते हैं। जब अब देखिए यहां पर मूलावस्था जो अपने रूप में, जैसे हमने बोलेंगे चोर कायर हैं, क्या है, चोर कायर हैं, उसी को उत्तरावस्था में ले आए तो हम क्या बोलेंगे, चोर डाकुओं से भी कायर हैं, ऐसे बोलेंगे। और फिर हम उत्तमावस्था में लेके आएंगे तो क्या बोलेंगे, चोर सबसे ज्यादा कायर है। तो यहां पर कैसे हो रहा है, देखिए ये अपनी मूलावस्था में है, यहां पर हम दो लोगों के साथ कंपेयर करते हैं, उत्तरावस्था में हम बहुत लोगों के साथ उसे कंपेयर करते हैं, बहुत सारे लोगों के साथ में करते हैं। ठीक है, तो अब इसको कैसे लिखते हैं, जैसे आया कायर, तो कायर को हम क्या कहेंगे, अधिक कायर, सबसे कायर। फिर है कंजूस, अधिक कंजूस, सबसे कंजूस। फिर है दानी, अधिक दानी, सबसे दानी। फिर है वीर, अधिक वीर, सबसे वीर। तो समझ में आया ना अवस्था क्या होती है, ये तीन अवस्थाओं में विशेषण निकलकर आते हैं। तो ये अधिक और सबसे से हम बता सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं तर या तम प्रत्यय लगाकर कैसे होता है। अब वही चीज है, तर हम कहां लगाते हैं, उत्तरावस्था में, और तम कहां लगाते हैं, उत्तमावस्था में। जैसे है मधुर, मधुर तर, मधुर तम। उच्च कैसे रहेगा, उच्च तर, उत्तम। निकट, निकट तर, निकट तम। निम्न, निम्न तर, निम्न तम। अधिक, अधिक तर, अधिक तम। न्यून, न्यून तर, न्यून तम। तो ये आप देख रहे हो ना। फिर आगे आते हैं क्या है,
कटु कटुतर कटुतम, प्रिय प्रियतर प्रियतम, तीव्र तीव्रतर तीव्रतम, दृढ़ दृढ़तर दृढ़तम, श्रेष्ठ श्रेष्ठतर श्रेष्ठतम। तो ये हमने तम तर और तम लगाकर भी रूप को बदला। अब विशेषणों की रचना कैसे होती है ये देखेंगे। क्या है, हिंदी में कुछ शब्द मूल रूप से ही होते हैं, जाहिर सी बात है वो किसी से बने नहीं है, उनका अपना एक मूल स्वरूप होता है। जैसे चतुर, सुंदर, पतला, मोटा, प्रिय, महान, निपुण आदि। लेकिन कुछ विशेषणों की रचना अन्य शब्दों यानी कि संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया व अव्यय से करी जाती है। यानी कि कुछ ऐसे विशेषण शब्द होते हैं जिनको हमें बनाना पड़ता है। कैसे होता है, के साथ उपसर्ग या प्रत्यय लगाने से होती है। यानी कि कुछ संज्ञा शब्दों के साथ आप उपसर्ग या प्रत्यय लगा दो, संज्ञा, सर्वनाम और आपकी क्रिया व अव्यय के साथ जब हम उपसर्ग या प्रत्यय लगा देते हैं तब वो विशेषण बन जाते हैं। अब कैसे बनते हैं, जैसे संज्ञा से बनते हैं। संज्ञा के शब्द कैसे बनते हैं, जैसे संज्ञा का जो मूल स्वरूप है वो है वर्ष, उसमें हम लगा दें वार्षिक तो वो बन गया विशेषण। शहर, शहर में अगर हम लगा दें ई प्रत्यय तो ये क्या बन जाएगा, शहरी, ये हो जाएगा आपका विशेषण। धर्म का धार्मिक, हृदय का हार्दिक, तो इसमें हम हमेशा क्या देख रहे हैं, कुछ प्रत्यय जुड़े हैं। वर्ष में इक प्रत्यय जुड़ा है, शहर में ई प्रत्यय जुड़ा है, धार्मिक में इक प्रत्यय है, हार्दिक में भी इक प्रत्यय। तो इस तरीके से हमने कुछ प्रत्ययों को जोड़कर संज्ञा से विशेषण बना दिए। सर्वनाम से कैसे बनता है, मैं से मुझसा बनता है, हम सा हमसा बनता है, आप से आपसी बनता है। फिर उसी तरह क्रिया से कैसे बनता है, पढ़ से पढ़ाकू, लड़ना से लड़ाकू, बनना से बनावटी, दिखाना से दिखावटी। फिर आते हैं अव्यय से कैसे बनता है, भीतर से भीतरी, आगे से अगला, पीछे से पिछला, सतह से सतही। तो इस तरीके से क्या है ना, इन चार में हम उपसर्ग या प्रत्यय को लगाकर संज्ञा से इन्हें हम विशेषण बना देते हैं। जैसे हमने आपको संज्ञा से जो है आपको भाववाचक संज्ञा बनाना बताया था, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा ना, उसी तरीके से संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया अव्यय से जो है आपके विशेषण बनते हैं। अब यहां दिया है अन्य शब्दों से व्युत्पत्ति के कारण इन्हें व्युत्पन्न विशेषण कहा जाता है। अब चूंकि ये क्या है, इनकी जो उत्पत्ति हो रही है ये दूसरे शब्दों से हो रही है, इसलिए इन्हें व्युत्पन्न विशेषण भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, व्युत्पत्ति का मतलब है इनका जो उत्पत्ति है ये किसी दूसरे पदों से हो रही है, इसीलिए इन्हें व्युत्पन्न, क्योंकि ये अपने मूल रूप से नहीं है, इनकी क्या पैदाइश है वो दूसरों से हो रही है, इसलिए इसको व्युत्पन्न विशेषण कहते हैं। अब कुछ संज्ञा से विशेषण बनाना। अब संज्ञा शब्द से हम विशेषण कैसे बना रहे हैं, देखिए क्या है, अध्ययन से अध्येयता, भूगोल से भौगोलिक, अनुकरण से अनुकरणीय, मृदु से मृदुल, आयु से आयुष्मान, मूल से मौलिक, आस्वाद से आस्वादित, मद से मादक, उत्साह उत्साही, रक्षा रक्षक, कर्तव्य कर्तव्य पारायण, राष्ट्र राष्ट्रीय, काल कालिक, रस रसीला, घाव घायल, रोग रोगी, चाल चालू, विवाह वैवाहिक, छंद छंदोमय, विष्णु वैष्णव, दान दानी, शक्ति शक्तिशाली, प्रमाण प्रमाणिक, श्रद्धा श्रद्धालु, पल्लव पल्लवित, शास्त्र शास्त्रीय, पुराण पौराणिक, समीप समीपस्थ, पिता पैतृक, संयम संयमी, पंजाब पंजाबी, सप्ताह साप्ताहिक, बाजार बाजारू, सफेद सफेदी, बाहर बाहरी, संस्कृति सांस्कृतिक, बुद्धि बौद्धिक, नाव नाविक, रूस रूसी, पठन पठित, सुर सुरीला, पुस्तक पुस्तकीय, साहस साहसी, यज्ञ याज्ञिक, स्तुति स्तुत्य,
रक्त रक्तिम, सुगंध सुगंधित, रघु राघव, शुधा शुद्धित, रोज रोजाना, उपासना उपासक, वन वन्य, भूल भुलक्कड़, विदेश विदेशी, श्रम श्रमिक, शहर शहरी, सत सात्विक, सुरभि सुरभित, सर्वजन सार्वजनिक, स्वर्ण स्वर्णिम, समाज सामाजिक, सौंदर्य सुंदर, समुदाय सामुदायिक, स्थान स्थानीय, संकेत सांकेतिक, हृदय हार्दिक, वायु वायवीय, पाठ पाठ्य, चंचलता चंचल, लालच लालची, लय लीन, मिठाई मीठा, वेद वैदिक, सोना सुनहरा, विश्वास विश्वासी, स्वर्ग स्वर्गीय। तो यहां पर हमने देखा ना, बहुत सारे संज्ञा शब्दों से हमने कितने सारे विशेषण बनाए। तो इसी के साथ हमारा ये विशेषण का टॉपिक यहाँ खत्म हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि बस हमने समझाकर छोड़ दिया, अभी हम इसके प्रश्नोत्तर भी आपको कराएंगे और एमसीक्यूज भी कराएंगे। तो हमारा जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा वो किस पर आधारित रहेगा, इस विशेषण टॉपिक के क्वेश्चन आंसर्स पे आधारित रहेगा और कुछ उसकी एक्सरसाइज करेंगे। देखिए, कोई भी टॉपिक हम एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ लेते हैं, लेकिन उसके बाद उसको समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है कि हमें सारी चीज़ें समझ में आई या नहीं आई। तो जो हमारा प्रश्नोत्तर का और एक्सरसाइज का जो वीडियो रहेगा उसमें हम इसी चैप्टर के ज़रिए जो हमने अभी पढ़ा है उसको एक तरीके से हम रिवाइज करेंगे। लेकिन उसके बाद जब हमारा एमसीक्यूज का जो वीडियो आएगा उसमें हम अपने आप को चेक करेंगे कि क्या हमें ये टॉपिक समझ में आ गया है, ठीक है ना। तो उसमें आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मुझसे पहले देने होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम अपने नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइज लेकर आने वाले हैं। अब हम आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट एक जानकारी देने वाले हैं, वो है आपके हमारे अद्भुत बैच की, जो हम आपके लिए लेकर आए हैं। अब ये क्या है, इसमें क्या क्या चीजें हैं, चलिए जानते हैं। क्या दिया है, अद्भुत बैच फॉर क्लास 6 to 8 इंग्लिश मीडियम के लिए, यानी कि 6 से लेकर 8th क्लास के लिए इंग्लिश मीडियम के लिए आपके लिए अद्भुत बैच शुरू हो चुका है। अब ये अद्भुत बैच में जो है उसमें क्या हम पढ़ने वाले हैं, अब मतलब आपसे हम बोल रहे हैं कि अद्भुत बैच आपको ज्वाइन करना है, तो आखिर इसमें आपको ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा। इसमें फ़ायदा होने वाला है कि आपको ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। जैसे बेस्ड ऑन कंप्लीट सीबीएसई बोर्ड सिलेबस रहेगा, यानी कि सीबीएसई का जो सिलेबस है उसी पे आपका बेस्ड पूरा सिलेबस आपको पढ़ाया जाने वाला है। इसमें डाउट सॉल्विंग सेशन होंगे, यानी कि बहुत सारे, जैसे हम लोग आपको पढ़ाते हैं तो बहुत सारे कन्फ्यूजन रह जाते हैं, तो वो सारे कन्फ्यूजन्स जो हैं वो हमारे इन डाउट सॉल्विंग सेशन में आप लेकर आओगे और आप हमसे क्वेश्चन पूछोगे, हम आपको उसके आंसर्स देंगे। तो जैसे अभी हम टॉपिक समझाते हैं तो कुछ जो है वो कहीं ना कहीं डाउट्स रह जाते हैं, तो वो कैसे करते हैं आप लोग कमेंट्स में देते हैं, लेकिन जब हमारा डॉट सॉल्विंग सेशन चलेगा तो हम जो है वो उसको तुरंत का तुरंत सॉल्व करेंगे। आप क्वेश्चन पूछिए और हम आपको उसका तुरंत आंसर दे देंगे। फिर आते हैं वन शॉट रिवीजन कराएंगे, जो भी चैप्टर्स आपको पढ़ा आपके सीबीएसई में हैं उन्हें हम फटाफट क्विक रिवीजन कराएंगे एक ही बार में, एक ही शॉट में। फिर आते हैं आप इनके ई नोट्स भी आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। सिर्फ आपको यहाँ पर वीडियोस के थ्रू, लाइव सेशन के थ्रू समझाया नहीं जाएगा, इसके नोट्स भी आपको दिए जाएंगे जो आप अपने घर में बैठकर आराम से पढ़ सकते हैं। फिर है टेस्ट और सॉल्यूशंस होंगे। अब जब हम सब कुछ आपको पढ़ा लेंगे तो अब आपके हम टेस्ट भी लेंगे। जब आप टेस्ट कर लोगे फिर उसके हम सॉल्यूशंस भी आपके लिए लेकर आएंगे, क्योंकि प्रैक्टिस मस्ट होती है। तो इसीलिए टेस्ट इसलिए लिया जाएगा ताकि आप कुछ अपने आप को चेक कर सको कि कहाँ कहाँ हमसे गलतियाँ हो रही हैं। फिर उन गलतियों को हम विद सॉल्यूशन आपको सॉल्व करेंगे। तो इस तरीके से हर टॉपिक पे जब हमारा टेस्ट होगा तो वो टॉपिक हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा मजबूत हो जाएगा, हमारे लिए अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर हम देखते हैं माइंड मैप्स वीडियो, MIQs और MCQs बताएंगे। माइंड मैप्स बताएंगे कि किस किस तरीके से हमें सारी चीज़ों को जो है साथ में लेकर चलना है, क्या है। MIQs यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आएंगे और
MCQs यानी कि जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं वो आएंगे आपके हर सब्जेक्ट के हर चैप्टर के लिए लेकर। तो ये सारे फीचर्स आपको मिलने वाले हैं अद्भुत बैच के अंदर। अब ये किन किन सब्जेक्ट्स के लिए अवेलेबल है, तो इसमें सारे ही सब्जेक्ट आपके पैकेज में इंक्लूड किए जा रहे हैं, जिसमें आपका साइंस, मैथ्स, सोशल साइंस, इंग्लिश, हिंदी और संस्कृत, ये सारे सब्जेक्ट्स जो हैं आपके कवर किए जाएंगे इस अद्भुत बैच के अंदर। पूरा आपका सिलेबस कवर होगा। अब इसमें इस समय आपको ऑफर दिया जा रहा है, अगर आप अभी ज्वाइन करते हैं तो इसमें आपको 50% ऑफ मिल रहा है। इस पैकेज की जो भी कॉस्ट वैल्यू है उसमें आपको 50% ऑफ कर दिया जाएगा, और अगर आपने कोड यूज किया तो आपको एडिशनल 10% और ऑफ मिलेगा। तो वो आपका कोड रहेगा मैग्नेट 10। अगर आप इसको लगा देते हैं तो 50% तो मिल ही रहा है, और उस पर 10% आपको और ऑफ मिल जाएगा अगर आपने ये कोड लगा दिया। देखिए कितना बढ़िया ऑफर चल रहा है। तो जल्द से जल्द आप लोग फटाफट अपने आप को एनरोल कराइए इस पैकेज में। अब इसका जो आप इसके बारे में अगर और डिटेल्स आप जानना चाहते हैं तो आपके लिए नीचे जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी एक लिंक दिया गया है, उसे क्लिक कर सकते हैं और उसमें सारी डिटेल फिल करके आप सारी जो है इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। और इसके अलावा आपको ये नंबर है 7049597408, इस कॉन्टेक्ट नंबर पे भी आप कॉल करके सारी डिटेल्स ले सकते हैं। तो जल्द से जल्द इतने बढ़िया ऑफर का फायदा उठाइए, फटाफट अद्भुत बैच को ज्वाइन करिए और सारे सब्जेक्ट्स की पढ़ाई आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी, क्योंकि हम सारे ही फीचर्स आपको दे रहे हैं, हर तरीके से आपको पढ़ा रहे हैं। तो कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी टॉपिक आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं रहेगा। तो जल्द से जल्द ज्वाइन कीजिए। तो ये वीडियो यही समाप्त हुआ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।